कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म सुधा एंड शिवा आफ्टर द वेरियस एसेट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। कह रहा है भाई ट्रांसफ़र जो है वो तो हुई भी है, लेकिन एसेट हमें बेचने और लाइबिलिटी हमें पे करनी है, उनकी जनरल एंट्री बतानी है, ट्रांसफ़र कर दी है। पार्टनर का नाम कौन कौन है? 2 पार्टनर हैं, एक है सुधा और दूसरा जो पार्टनर है वो है शिवा। बस यही 2 पार्टनर हैं, इसके अलावा और कोई भी पार्टनर नहीं है। सुधा और शिवा ये दोनों पार्टनर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि सुधा एग्री टू पे ऑफर हस्बैंड लोन 19,000 रुपीज़। यहाँ पे कल ही बताया मैंने आपको ये वाला केस। मान लीजिए उसके हस्बैंड से फर्म ने लोन लिया था, तो उसका हस्बैंड तो हमारा पार्टनर नहीं है, तो उसका हस्बैंड हमारा पार्टनर नहीं है, उसकी हमारी पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक तरीके की एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो हमने उसके पति से लोन लिया था 19,000 रुपये का, और सुधा ये कह रही है कि मैं अपने पति का जो लोन है वो पे कर दूंगी। तो इसका लोन जो है, सुधा के हस्बैंड का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में किधर पड़ा होगा? ये पड़ा हुआ होगा इस तरफ। मान लीजिए ये जो है रियलाइजेशन अकाउंट है, और जो भी है जितने रुपए का भी लोन होगा वो यहाँ पे पड़ा हुआ होगा 19,000 रुपये का। अब सुधा कह रही है मैं पे कर दूँगी, लाइबिलिटी इधर पे होती है। मैंने आपको कल ये बताया कि अगर कैश में अगर फर्म पे करती तो भाई टू कैश या बैंक लिख देते हैं, और अगर कैश या बैंक अगर फर्म पे ना करके कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसी पार्टनर का नाम आ जाता है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर वो पार्टनर जो है पे कर रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टनर है वो कौन है? सुधा। सुधा अपने पति का लोन पे कर रही है। सुधा कह रही है ठीक है मैं अपने पति का लोन पे कर दूँगी खुद। तो हमारे लिए तो वो एक तरीके की आउटसाइडर लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट में वो चीज़ क्या होगी? डेबिट होगी। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट। कल मैंने आपको ये बताए हैं दोनों के दोनों केस, पर्सनल लोन का किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी और इंटरनल लोन की किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी और एक्सटर्नल लोन की किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा देखिए, अ डेटर whose debt of 9,000 rupees was write off in the book। एक डेटर था जिससे हमें 9,000 रुपये लेने थे, उसको हमने अपनी बुक से ख़त्म कर दिया था। राइट ऑफ का मतलब उसका अब हमारी बुक में कोई नामो निशान नहीं है, हमने बैड डेप करके उसको ख़त्म कर दिया था कि अब ये पैसे जो हैं नहीं आने वाले हैं। एक तरीके से अब ये अनरिकॉर्डेड है, हमारी बैलेंस शीट के अंदर 9,000 रुपये का कोई भी डेटर नहीं था, क्योंकि पिछले साल ही उसने बैड डेप हो गया था, वो नहीं देगा पैसे, लेकिन उसने पैसे दे दिए 7,500 रुपये इन फुल्ली सेटलमेंट। फुल्ली सेटलमेंट का मतलब कि 9,000 देने थे और 7,500 में बात ख़त्म, फुल एंड फाइनल हो गया 7,500 रुपये में। अब कोई लेना देना नहीं है ना, 1,500 रुपये जो बचे हैं वो कुछ नहीं, बस ख़त्म, 7,500 में ख़त्म। अब क्या करें जी? अब तो ये तो हमारी बुक में नहीं था, हमने तो राइट ऑफ कर दिया था इसको अपनी बुक से, तो इसको किस तरीके से, इससे हमें पैसे मिल गए। माई लाइक डेटर है, ये कह सकते हैं हमने, डेटर एसिड होते हैं, एसिड को हमने जो है एसिड से हमको पैसे मिल गए। तो इसने देखिए क्या एंट्री करी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसने ये एंट्री क्यों करी है? इसने ये एंट्री इसलिए करी है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि भाई ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे तो सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ पे सारे के सारे एसेट यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और बिकते कहाँ पे हैं सारे के सारे एसेट? वो बिकते हैं यहाँ पे, या तो टू बैंक या कोई पार्टनर ले जाता है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या टू बैंक या टू कैश, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था ये वाले जो एसेट हैं ये तो मैंने जो मेरी बैलेंस शीट होगी वहाँ से मैं ट्रांसफ़र करके उतार दूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ होते हैं अनरिकॉर्डेड जो मेरी यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो डाटा था ये भी ऐसे ही था, अनरिकॉर्डेड था। तो मैंने आपको ये बताया था चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो चाहे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, अगर हम एसेट को बेच रहे हैं या लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आएगी। अगर कैश में बेच रहे हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट यहाँ पे आएगा, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा।
तो वो डेटर एक तरीके से हमारा अनरिकॉर्डेड था, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में नहीं था, मैंने पिछले साल ही उसको ख़त्म कर दिया था। अब उसने दे दिए 7,500 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, और आएंगे क्या, पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट आएगा। तो बैंक, इसलिए एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर मान लो वो कोई पार्टनर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट ले जाता, मान लो वो कह रहा है एक मशीन है जो कि अनरिकॉर्डेड है, वो ले गया पार्टनर, तो फिर यहाँ पे आ जाता ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच रहे हैं तो भाई कैश आ जाता है, पार्टनर लेके जा रहा है तो उसका नाम आ जाएगा। ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कह रहा है भाई शिवा टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट। शिवा कौन है, शिवा पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। कह रहा है भाई शिवा जो है सारी इन्वेस्टमेंट ले गया 13,300 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट लिखी हुई होगी, ठीक है, कितने की थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बेचना है, ठीक है, तो या तो कैश में बिकती तो यहाँ पे बाय बैंक आता, लेकिन कैश में निकी शिवा ले गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय शिवा कैपिटल अकाउंट में ये लिखूँगा, कितने रुपए में ले गया, 13,300 रुपये में। तो और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है, तो शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी जनरल एंट्री को करेंगे। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3400 रुपये वर पेड बाय सुधा फॉर विच शी वाज अलाउ 3,000 रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कल मैंने आपको रियलाइजेशन के अलग अलग तरीके के केस पढ़ाए कि जी इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा और इसमें ऐसा होगा। तो बारे वो कह रहा है, सुधा कह रही थी मेरे को 3,000 रुपये दे दीजिए, मैं करा दूंगी सब कुछ, सैलरी कमीशन जो भी मान लीजिए, एक फ़िक्स अमाउंट मान लीजिए। वो कह रही थी कि मैं करा दूंगी सब कुछ, लेकिन हुआ क्या हुआ, एक्चुअल में फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दे दिए, और कल मैंने आपको क्या बोला, फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दे दिए। अब सुधा की सिरदर्दी है, अब सुधा की सिरदर्दी है कि अब चाहे इससे ज़्यादा का खर्चा हो, अब चाहे इससे कम का खर्चा हो, वो सुधा झेलेगी। ज़्यादा का हुआ वो भी सुधा झेलेगी, कम का हुआ वो भी सुधा ही झेलेगी। ज़्यादा का हुआ तो सुधा को अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे, कम का हुआ तो सुधा को फ़ायदा हो जाएगा। जैसे अभी 3400 रुपये का हो गया, 400 रुपये ज़्यादा वो सुधा को देने पड़ गए, लेकिन फर्म ने कितने दिए, फर्म ने तो 3,000 रुपये दिए। मैंने आपको क्या बताया था कल कि फर्म के पास से जितने पैसे जाएंगे उसी अमाउंट से एंट्री करेंगे। फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दिए, ले भाई तू अपना काम कर, अब सब तू डिसोल्यूशन कराएगी। एक्चुअल में खर्चा हो गया 3400 रुपये का, तो वो फर्म की सिरदर्दी नहीं है, वो सुधा की सिरदर्दी है। अगर मान लो फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दे दिए, मान लो 2,000 रुपये में बात हो जाती ख़त्म, तो 1,000 रुपये बच जाते, तो वो फर्म की सिरदर्दी नहीं है कि फर्म को लॉस हो गया, वो सुधा की है, वो सुधा के मजे हैं। हम एंट्री उतने से ही करते हैं जितना फर्म ने पैसे दिए। तो हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो जो है कितने से करेंगे, हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो करेंगे 3,000 रुपये से ही, 3,000 रुपये से ही हम जो है एंट्री को करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा, ये एंट्री हम करेंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद एक फोर्थ एंट्री रह गई है बेटा, यहाँ पे देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 रुपीज़ वर पेड एट 9% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिटर है, उनको पैसे देने हैं 10,000 रुपये, तो उनको पैसे दे दिए, लेकिन 9% के डिस्काउंट पर। मतलब कि 1,000 का 9% आप पहले निकालो, कितना होगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो मतलब कि क्रेडिटर को देने हैं 10,000 रुपये, लेकिन 900 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो आएंगे कितने, 9,100 रुपये। इतने रुपये में बात हो गई, हमने उनको पैसे दे दिए। तो बेटा क्रेडिटर किस तरफ होते हैं हमारे रियलाइजेशन के अंदर, क्रेडिटर होंगे इस तरफ, 10,000 रुपये के यहाँ पे क्रेडिटर होंगे। अब हमने इसको पे कर दिए, तो टू बैंक यहाँ पे लिख देंगे, टू बैंक, और क्या है, क्रेडिटर है, लेकिन कितने पे करे हमने, 9,100 रुपये। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नहीं, जो यहाँ पे लिखते हैं वो टू बैंक या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो आएगा यहाँ पे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। और लास्ट एंट्री है बेटा
लॉस हो रहा है रियलाइजेशन में 9,400 रुपये का, जो कि सुधा में और शिवा में 3:2 में बटेगा। क्या मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट और लॉस की एंट्री? मैंने आपको ये बताया कि भाई ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है। इधर होता है प्रॉफिट, ए और बी को मिलता है, और इधर होता है लॉस, जो भी है ए और बी जो भी पार्टनर के नाम है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। मैंने आपको ये बताया था प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा? डेबिट लॉस नहीं करना, या यहाँ पे इसको नहीं करना, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे यहाँ पे कौन है? शिवा और सुधा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या जो भी जो है वो अमाउंट है लॉस का, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 9,400 को 3:2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में तो रियलाइजेशन आएगा ही आएगा। लॉस नहीं लिखते यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है, ना तो प्रॉफिट की एंट्री में ना लॉस की एंट्री में। और ये अमाउंट कैसे आ गया? 3:2 में इस अमाउंट को बांट दिया। तो इस तरीके से हम जो है जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि भाई ये रियलाइजेशन में कहाँ पर आता है। बस रियलाइजेशन में डेबिट साइड आता है या क्रेडिट। अगर आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है कि ये रियलाइजेशन में कहाँ पर आएगा, अगर ये फंडा बिल्कुल क्लियर है, तो आपको इसकी जनरल एंट्रीज़ को करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। मैंने एक एक बताया आपको कब किसको क्या डेबिट करना है, किसको क्या क्रेडिट करना है। देखिए उसके बाद कह रहा है, चलो कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आपको बताना है। प्रेम एंड सुरेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 7:8। प्रेम और सुरेश पार्टनर हैं, 7:8 में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और 1 अप्रैल 2015 द फर्म वाज डिज़ोल्व। सारे एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, और हमें अब जनरल एंट्रीज करनी है, एसेट को बेचना है और लाइबिलिटी को पे करना है। अलग अलग तरीके के केस दे रखे हैं, 4 से 5। देखिए पहले केस में कह रहा है पार्टनर का नाम क्या है? प्रेम और सुरेश है पार्टनर का नाम, ठीक है। एक तो पी है और एक एस है, यही 2 पार्टनर हैं। अब देखिए रमन अ क्रेडिटर 4 लाख रुपीज़, accepted land value 7 lakh rupees and paid 3 lakh rupees to the firm। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोल रहा है ये। हमारा एक क्रेडिटर था, कितने का क्रेडिटर था? 4 लाख रुपए का। वो कह रहा है मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन दे दो आप, ये जो लैंड है। लेकिन इसकी वैल्यू कितने की है? इसकी वैल्यू तो 7 लाख रुपए है। तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरे को 4 लाख रुपए देने हैं ना, तो मैं ये तुम्हारी 7 लाख की ज़मीन लेके जा रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे दे दो। 4 लाख तो आपको देने ही है, तो वो इसमें से हटा दो, बाकी जो 3 लाख रुपए बचे वो मैं आपको दे रहा हूँ कैश में, वो मेरे से ले लीजिए। तो रमन ने क्या किया, रमन को 4 लाख रुपए देने थे। तो रमन ने बोला तुम मुझे कैश मत दो, मुझे ये ज़मीन दे दो 7 लाख रुपए की, ठीक है, आपकी ज़मीन महंगी है, 3 लाख रुपए ज़्यादा हैं, वो मैं आपको कैश में दे रहा हूँ, और इसमें हमारा फुल एंड फाइनल कर दीजिए, ख़त्म करो बात को। बेटा एक बात आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, एक बात को गांठ बांध दीजिए। अगर हमारा कोई भी क्रेडिटर, मतलब कोई भी लाइबिलिटी हमारी, नॉट क्रेडिटर, कोई भी लाइबिलिटी अगर किसी एसेट से सेटल होती है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई भी लाइबिलिटी किसी एसेट से सेटल होती है तो हम उसकी कोई भी जनरल एंट्री पास आउट नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? अगर हमारा कोई भी लाइबिलिटी अगर हमारे किसी भी एसेट से सेटल हो रही है, जैसे यहाँ पे हो रही है, तो हम उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा दिक्कत ये है, जैसे एक बात समझिए, जैसे मान लो क्रेडिटर भी 4 लाख के हैं और ज़मीन भी अगर 4 लाख की होती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अभी एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है कि उस क्रेडिटर ने हमको 3 लाख रुपए दिए, तो मैं इसकी एंट्री कई तरीके से कर सकता हूँ बेटा। देखो इसने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिर्फ ये देखो उसने सिर्फ यही एंट्री करी है इसकी, और तो कोई सी एंट्री नहीं करी।
देख लो, बैंक को क्यों डेबिट करा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, और ये आ गया रियलाइजेशन के लैंड बेच दी हमने, एक तरीके से एसिड बेचने की एंट्री कर दी इनने 3 लाख की। इनने यहाँ पे वो जो 4 लाख जो सेटल हुए, वो जो क्रेडिटर वो जो सेटल हुआ, उसकी तो बेटा कोई जनरल एंट्री करी ही नहीं। इसमें इसने इसकी जनरल एंट्री क्यों नहीं करी है बेटा? देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे लैंड लिख रखी होगी 7 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिटर लिख रखे होंगे, 4 लाख रुपए। इसको यहाँ पे बेचना था और इसको यहाँ पे पे करना था, ठीक है। मान लो बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर क्रेडिटर को अगर मैं 4 लाख ही देता हूँ तो ये इधर आ जाते टू बैंक लिख के, और यहाँ पे अगर मैं लैंड को बेच दा तो ये भी बेटा 4 लाख की बिकती। एक बारी रियलाइजेशन डेबिट हुआ, एक बारी रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, तो इफ़ेक्ट क्या हो गया? डेबिट का अमाउंट कितना है? 4 लाख, क्रेडिट का अमाउंट कितना है? 4 लाख, तो इफ़ेक्ट नील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हमारा कोई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल होता है, उस सिनेरियो में कोई भी एंट्री पास आउट नहीं होती। तो ये एंट्री बेटा पास आउट नहीं होगी, ठीक है, ये इफेक्ट हो गया नील। केवल किस चीज़ की एंट्री होगी बेटा? उसको अभी जैसे मान लो बेटा, मैंने बोला, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्रेडिटर कितने के थे? 4 लाख के, ठीक है, क्रेडिटर कितने के थे? 4 लाख के। अगर मान लो बेटा लैंड भी 4 लाख की होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा अगर क्रेडिटर हैं 4 लाख के और जो लैंड है वो है बेटा 3 लाख की, मतलब क्रेडिटर को 4 लाख रुपए देने हैं, और वो कह रहा है मेरे को लैंड दे दो, और वो तो बेटा केवल 3 लाख की है, वो इसी में ही मान गया। तो इससे तो आपको बेटा फ़ायदा हो गया। वो कह रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन दे दो बस, और अगर मान लो ज़मीन की वैल्यू 3 लाख रुपए होती तो इससे तो फर्म को फ़ायदा हो जाता कि 3 लाख रुपए की चीज़ को दे के मेरे 4 लाख के क्रेडिटर की पट गए, बात ख़त्म, मज़े आ गए फर्म के। यहाँ पे फर्म को फ़ायदा हो रहा है 1 लाख रुपए का। लेकिन बेटा अगर क्रेडिटर 4 लाख के होते और मेरी ज़मीन की वैल्यू 5 लाख रुपए की होती, अब क्या हो गया? अब उल्टा हो जाता बेटा, यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर क्रेडिटर आपका ये बोले मुझे ये ज़मीन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसी में मेरा सेटलमेंट कर दो, और मैं आपको 1 लाख रुपए भी नहीं दूंगा, मुझे बस ये ज़मीन दे दो, इसमें फर्म को नुकसान हो रहा है बेटा 1 लाख रुपए का। अगर वैल्यू बराबर है तब तो ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन बेटा अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ पे फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल हो रहा होता है तो उसकी तो कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं करते, ठीक है, कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं होगी। लेकिन उस ट्रांजैक्शन से क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ किस चीज़ की जनरल एंट्री करी? सिर्फ इस 3 लाख रुपए की, क्योंकि ये तो अलग चीज़ है। वो तो 3 लाख रुपए उसने कैश में दिए, मतलब एक तरीके से ज़मीन को बेच दिया मैंने 3 लाख रुपए में, तो मैंने यहाँ पे बाय बैंक लिख दिया 3 लाख रुपए, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। ये ट्रांजैक्शन कई बार आता है एसेट और लायबिलिटी का सेटलमेंट होने का, अभी और भी आएंगे आगे ऐसी चीज़ें। देखिए दूसरा जो ट्रांजैक्शन दे रखा है वो कह रहा है कि गोपाल अ सेकंड क्रेडिटर, रमन एक था, एक गोपाल है, उसको 1,05,000 रुपये देने हैं टोटल। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, उसको 1,05,000 रुपये देने हैं टोटल। एक्सेप्टेड 90,000 इन कैश, 90,000 रुपये तो बेटा वो ले गया कैश में, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000 रुपये इन फुल्ली सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। ये वाला देखिए बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। गोपाल एक बंदा है, इसको मेरे को 1,05,000 रुपये देने थे टोटल, ठीक है, टोटल कितने पैसे देने थे? 1,05,000 रुपये। तो गोपाल क्या कहता है? गोपाल ये कह रहा है कि भाई 90,000 तो तुम मेरे को दे दो कैश में, जो भी तुम्हारे पास कैश है, ठीक है, और प्लस एक ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ये भी मेरे को दे दीजिए 14,000 रुपये की। ये हो गई बेटा इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा अब ज़रा इसका हिसाब किताब लगाओ ज़रा,
90 और 14 कितने होते हैं बेटा? 90 और 14 होते हैं 1,04,000 रुपये होते हैं बेटा। जबकि गोपाल को देने कितने थे? गोपाल को देने थे 1,05,000 रुपये। और इन दोनों चीज़ों को मिला के भी फर्म को बेटा 1,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इन दोनों चीज़ों को मिला के भाई 90,000 रुपये का कैश दे दिया, 14,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट दे दी, फिर भी फर्म को 1,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने आपको बेटा क्या बोला कि यहाँ पे आप एसेट है बेटा, ये मेरा वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, एसेट जो है वो लाइबिलिटी को सेटलमेंट कर रहा है। तो अब इसकी जनरल एंट्री बेटा किस तरीके से होगी, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इसकी जनरल एंट्री को। देखिए, इसने जो जनरल एंट्री करी है वो क्या एंट्री करी है? रियलाइजेशन। इसने जो जनरल एंट्री करी है वो करी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ये इसने जनरल एंट्री करी है। अब आप बोलोगे जी ये क्यों करी है इसने जनरल एंट्री? देखिए, मैंने आपको बोला इस बंदे को टोटल 1,05,000 रुपये देने थे। 90,000 रुपये तो मैंने इसको दे दिए कैश, और 14,000 रुपये की वो ले गया इन्वेस्टमेंट। ये तो दे गया कैश और ये ले गया इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों को अगर हम प्लस भी करेंगे तो भी 1,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला ये क्या है? ये लाइबिलिटी है। ये क्या है? ये एसेट है। तो वो हमारा एसेट लेके जा रहा है, तो बेटा इस चीज़ की तो कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी कोई लाइबिलिटी हमारे एसेट से सेटलमेंट हो रही होती है तो उसकी कोई भी जनरल एंट्री पास आउट नहीं करते हैं, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी जनरल एंट्री होगी 90,000 रुपये मैंने पे करे, तो लाइबिलिटी को पे करने में रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन जो है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा, जो भी आपने पे करे 90,000 रुपये। ये इसकी जनरल एंट्री हो गई। तो फिर आप बोलेंगे और जो 1,000 रुपये का जो हमें फ़ायदा हो रहा था वो वाला कहाँ गया? जो हमें 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो वो जो है बेटा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में जो लास्ट में प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाता है। ठीक है, और रही बात जनरल एंट्री की, तो वो भी जनरल एंट्री में ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्रेडिटर के केस दे रखे हैं आपको। अब देखिए, इसलिए इसने यहाँ पे इसकी एंट्री करी है। अब एक और केस देखिए, ये भी क्रेडिटर का ही है। कह रहा है भाई हरी अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंट 75,000 रुपये, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 60,000 फॉर 45,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड हिम बाय चेक। उसकी लैंग्वेज को समझना है बेटा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। 75,000 रुपये एक जो है, तीनों केस बता दिए बेटा इसने जो मैंने अभी आपको समझाए थे। पहले वाले में वैल्यू बराबर है, दूसरे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैल्यू बेटा इक्वल है। यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा वो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, और ये वाला जो केस है इसमें फर्म को लॉस हो रहा है। इस वाले में देखिए, एक क्रेडिटर है, इसको 75,000 रुपये देने हैं। वो ये कह रहा है एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 60,000, एक हमारे फर्म के पास स्टॉक है 60,000 रुपये का, जिसको वो 45,000 रुपये में लेके जा रहा है। हमारा 60,000 रुपये वाला स्टॉक वो 45,000 रुपये में लेके जा रहा है। तो 45,000 रुपये में तो वो ले गया बेटा स्टॉक। ठीक है, और कह रहा है एंड द बैलेंस वाज पेड हिम बाय चेक। कितने पैसे रह गए बेटा? यहाँ पे जो वैल्यू रह गई 30,000 रुपये और रह गए, 30,000 रुपये बैलेंस रह गया। वो कह रहा है 30,000 रुपये जो बैलेंस रह गया ये हम चेक से पे कर रहे हैं। तो बेटा ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है, तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं होगी, क्योंकि लाइबिलिटी सेटल हो रही है एसेट से। केवल किसकी जनरल एंट्री पास आउट होगी? केवल 30,000 रुपये की पास आउट होगी। लाइबिलिटी पे हो रही है, तो रुद्र मुझे बताएगा लाइबिलिटी पे हो रही है, 30,000 रुपये मैंने चेक से दिए, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए रुद्र लाइबिलिटी पे करने की? सो गए? दोबारा सोच लो क्या बोला है आपने। आपने बोला है टू बैंक डेबिट टू पता नहीं रिजोल्यूशन बोला है, कौन सा सॉल्यूशन बोला है तुमने? रिजोल्यूशन पता नहीं कौन से अकाउंट बना देते हो, खुद ही क्रिएट करते हो, अपनी बुक छाप दोगे तुम तो। एक रियलाइजेशन पढ़ाया था, एक रिवैल्यूएशन पढ़ाया था, तुमने रिजोल्यूशन और खोल दिया तीसरा। और एंट्री भी
और एंट्री भी तो देख लो कितनी दमदार बताई है, टू रिजोल्यूशन डेबिट टू पता नहीं कौन सा क्या बोला। एंट्री शुरू कहाँ से हो रही है, टू रिजोल्यूशन से। टू बैंक डेबिट टू बैंक डेबिट टू नहीं नहीं, टू बैंक वो बढ़िया था, टू बैंक रेवोल्यूशन वो बढ़िया था, टू बैंक डेबिट टू, बैंक डेबिट टू हाँ रिजोल्यूशन, टू बैंक डेबिट टू रिजोल्यूशन है ना। चलो बैंक डेबिट टू रिजोल्यूशन, अब ठीक है। अच्छा लाइबिलिटी पे करने की एंट्री पूछ रहा हूँ मैं। रियलाइजेशन। हाँ बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी किधर पे होती है रियलाइजेशन में, बस ये बता दो, डेबिट साइड होती है या क्रेडिट, ट्रांसफ़र कहाँ होती है, चलो पहले ये बताओ। उमेश लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कहाँ होती है। उमेश आवाज़ आ रही है सर आपको। हाँ क्रेडिट। क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होती है, और पे कहाँ होती है लाइबिलिटी, सर डेबिट। डेबिट। तो लाइबिलिटी पे करने की एंट्री क्या होनी चाहिए। सर हम्म। रियलाइजेशन डेबिट तो होगा ही होगा। अच्छा तो तुम कह रहे हो रियलाइजेशन डेबिट तो हो गई होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये बैंक, जब भी चेक वर्ड यूज़ आता है तो बैंक हमें यूज़ करना पड़ता है, कैश नहीं लिख सकते फिर हम। अब बताइए। अरे मेरे भाई इतने, तुम रियलाइजेशन इतना क्यों टू सोच बैंक। रहे हो मेरे भाई, इतना क्यों सोच रहे हो, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक की तो होगी, कोई बहुत हवा वाली एंट्री थोड़ी आ गई है। आप दोनों सबसे पहले तो रियलाइजेशन में कौन सा कंपोनेंट कहाँ आता है इस बात को लर्न कर लीजिए। आपको यही नहीं पता है ऐसे ट्रांसफ़र कहाँ होते हैं और लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कहाँ होती है, और आप बात कर रहे हो क्वेश्चन करने की। अरे भाई अभी तो सिखाया, यहाँ ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं या लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होती है, या एसिड बिकते हैं या लाइबिलिटी पे होती है। आपको भी यही चीज़ें नहीं पता, आप क्वेश्चन करने लग गए हो। तो हमें सिर्फ 30,000 रुपये की एंट्री करनी है इस केस के अंदर, तो ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 45,000 की एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब भी कोई एसेट लाइबिलिटी से सेटल होता है तो उस चीज़ की कोई भी जनरल एंट्री पास आउट नहीं होती है। और लास्ट में कह रहा है लॉस ऑन डिसोल्यूशन 45,000 रुपये। क्या एंट्री होनी चाहिए रुद्र इसकी, प्रेम और सुरेश पार्टनर थे 7:8 में और लॉस हो रहा है 45,000 रुपये का। लॉस कहाँ आता है, अच्छा ये बता, रियलाइजेशन में लॉस होगा। डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड आता है लॉस, किस तरफ आता है लॉस। क्रेडिट साइड। अच्छा तो आप कह रहे हो कि लॉस जो है यहाँ पर आ जाता है, ये आ गया रियलाइजेशन, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, और ये प्रेम है और ये सुरेश है। तो ये क्या होनी चाहिए इसकी जनरल एंट्री, अमाउंट लॉस कितना हुआ है 45,000 रुपये का हुआ है, 45,000 रुपये का। चलो वो तो जो भी अमाउंट होगा वो देख लेंगे, एंट्री बताओ क्या होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ तो पार्टनर के नाम, हाँ वो तो ठीक है पार्टनर, पार्टनर के नाम हाँ तो पार्टनर के नाम पता तो हैं आपको, प्रेम है और सुरेश है। प्रेम सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ और जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशो में 7:8 में। तो ये जो है 21,000, 24,000 और ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बेटा आपको बताने वो थोड़ा टफ था इसलिए मैंने आपको करा दिया, ये मैंने करा दिया। पहला जो केस है उमेश, क्या एंट्री होनी चाहिए इसकी, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 4500 रुपये, बस ये लिखा हुआ है 4500 रुपये का खर्चा हुआ है बस। कौन बॉर्न बाय है, कौन पेड बाय है, कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। क्या बताया था मैंने कल आपको, क्या क्या माने ऐसी सिचुएशन में। सर बताऊं। हाँ बताओ। सर फॉर्म मानेंगे सर, फर्म पे। ठीक है, ये तो आपने सही बोला कि भाई ऐसी सिचुएशन में बॉर्न बाय और पेड बाय फर्म मान लेते हैं। तो फिर जनरल एंट्री भी बता दो फिर क्या होगी, 4500 रुपये बॉर्न बाय फर्म पेड बाय फर्म।
क्या सिखाया था मैंने आपको? जब भी बॉर्न बाय फर्म होता है तो क्या डेबिट होता है, और पेड बाय फर्म होता है तो क्या क्रेडिट होता है? सर बताइए। रियलाइजेशन। बॉर्न बाय फर्म है तो कौन डेबिट होगा? बताइए। सर रियलाइजेशन। और पेड बाय फर्म है तो कौन क्रेडिट होगा? कैश या बैंक। हाँ, तो जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए इसकी? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक। हाँ जी, ये इसकी जनरल एंट्री बननी चाहिए। अब दूसरे में कह रहा है एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन 5,000 रुपये वर पेड बाय पार्टनर सुधीर। बॉर्न बाय फर्म है लेकिन अब की बार पेड बाय पार्टनर है। क्या एंट्री होनी चाहिए रुद्र इसकी? जब भी बॉर्न बाय फर्म होती है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, कल ही बताया है। लेकिन पेड बाय कौन है? पार्टनर है सुधीर, तो अब टू बैंक नहीं आएगा, अब आएगा सुधीर कैपिटल अकाउंट। 5 केस बताए थे अलग अलग, मैंने बोला था उसको पढ़कर आना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों में से कोई भी पढ़ के नहीं आया है। इसमें जो एंट्री होगी वो होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। ये जो है इसकी जनरल एंट्री होगी। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आ रही। देखिए, दूसरे केस में कह रहा था कि एक्सपेंस हुआ है 5,000 रुपये का और वो पेड किया है सुधीर ने। पहले वाले केस में बॉर्न बाय पार्टनर है और पेड बाय पार्टनर है। तो जब दोनों ही, जब कल भी मैंने आपको बताया बॉर्न बाय पार्टनर और पेड बाय जब पार्टनर होता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। और दूसरे वाले केस में पेड बाय पार्टनर है तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुधा अ पार्टनर एग्री टू डू डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 7300 रुपये। सुधा कह रही है मुझे 7,300 रुपये दे दो, मैं डिसोल्यूशन करा दूंगी। शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। वो बस कह रही है मुझे 7,300 रुपये दे दो, डिसोल्यूशन का जो खर्चा होगा वो भी मैं झेल लूँगी और मेरी जो कमीशन वगैरह सब कुछ इसी में निपट जाएगी, मुझे बस 7,300 रुपये दे दो, बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। फर्म ने बोला ठीक है, तो हमसे 7,300 रुपये ले ले और तू करेगी अब सारा। अब हुआ क्या देखिए, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय सुधा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 7,500 रुपये का हो गया। उमेश आप बताइए अमाउंट कितने रुपए से होगा, 7,300 से होगा या 7,500 से होगा? 7300। 7,300 से होगा। अच्छा, और जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? रियलाइजेशन टू सुधा। रियलाइजेशन टू सुधा। चलो बच गए तुम। चौथे केस में कह रहा है सुमेश अ पार्टनर एग्री टू डू डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000 रुपये। सुमेश कह रहा है मेरे को 5,000 रुपये दे दो, मैं करा दूंगा सब कुछ, खर्चा पानी जो होगा मैं सब कर लूँगा इसी 5,000 रुपये में, बस मुझे 5,000 रुपये दे दो। फर्म ने 5,000 रुपये दे दिए। अब हुआ क्या, इसके मज़े आ गए। एक्चुअल में जो हुआ केवल इतने रुपए का हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक्चुअल में जो खर्चा हुआ, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हुए वो 4,750 रुपये के हुए, जो कि पे करने थे। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट केस है। देखो हुआ क्या है इस केस के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। पहले क्या हुआ, पहले फर्म ने क्या नाम है इस पार्टनर का, सुमेश। पहले फर्म ने सुमेश को 5,000 रुपये दे दिए, ले 5,000 रुपये पकड़ और तू कराएगा सब कुछ, ठीक है, हो गया। खर्चा जो हुआ 4,750 रुपये का हुआ। किसने जिम्मेदारी ली थी, सुमेश ने जिम्मेदारी ली थी पे करने की। लेकिन जब बारी आई पे करने की तो सुमेश के पास पैसे नहीं थे और वो पैसे किसको पे करने पड़ गए, वर पेड फ्रॉम द फर्म बैंक अकाउंट। इसका मतलब है जब पैसे पे करने की बारी आई तो सुमेश के पास पैसे नहीं थे, सुमेश ने जिम्मेदारी ली लेकिन
पे नहीं कर पाया। बॉर्न बाय कौन था? बॉर्न बाय सुमेश था। बॉर्न बाय सुमेश था, उसने जिम्मेदारी दी थी कि मेरे को 5,000 रुपये दे दो और मैं कर लूँगा, अपना आप झेल लूँगा मैं जो भी करना है। लेकिन जब देने की बारी आई तो सुमेश के पास पैसे नहीं थे और फर्म को पे करने पड़ गए। तो पेड बाय कौन है? पेड बाय ए फर्म। बॉर्न बाय सुमेश, पेड बाय फर्म, ये है बेटा यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये किसने पेड करे हैं? ये पेड करे हैं फर्म ने। पेड बाय फर्म। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो फर्म ने 5,000 रुपये दिए, ये अलग। और फिर ये 4,750 रुपये दिए, ये भी फर्म ने, ये भी अलग। तो बहुत ही, कल मैंने आपको जनरल एंट्री बताई थी इसकी कैसे होती है। बॉर्न बाय डेबिट टू पेड बाय, ये बताई थी बेटा मैंने एंट्री, ठीक है। ऐसी होगी सारे केसों की एंट्री। बॉर्न बाय कौन है यहाँ पे? सुमेश। तो सुमेश तो यहाँ पे डेबिट हो गई होगा, ठीक है। सुमेश डेबिट टू पेड बाय कौन है? पेड बाय फर्म है। और मैंने आपको ये सिखाया है जब भी पेड बाय फर्म हो तो बेटा टू बैंक या कैश आएगा। तो कितना अमाउंट आएगा? यहाँ तो 4750 आ जाएगा इस जनरल एंट्री में। 4750 आ जाएगा। और ये जो 5,000 रुपये पे करे, इसका क्या करना है? इसकी आप चाहो अलग जनरल एंट्री बना देंगे। देखिए पहले तो 5,000 रुपये पे करेंगे, ये वाले रियलाइजेशन डेबिट टू सुमेश, ये तो 5,000 रुपये ये पे करे। और दूसरी जो मैंने एंट्री बताई आपको, सुमेश डेबिट टू कैश या बैंक, 4,700 रुपये ये पे करे। ये सुमेश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये बॉर्न बाय था। टू कैश क्यों हुआ? क्योंकि फर्म पेड बाय है। यहाँ पे 5,000 रुपये की ये एंट्री, ये अलग दिए पैसे कमीशन के और ये अलग दिए पैसे। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा केस है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा अब देखिए शीतल पार्टनर was up to after the dissolution for a remuneration of 8,000 रुपये। शीतल कह रही है मेरे को 8,000 रुपये दे दो, मैं सब कुछ कर लूँगी, ठीक है, और डिसोल्यूशन का एक्सपेंस वगैरह सब कुछ मैं ही झेल लूँगी, बस मुझे 8,000 रुपये चाहिए, जो भी खर्चा पानी होगा सब कुछ मैं करूँगी। एक्चुअल में जो खर्चा हुआ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। शीतल ने गारंटी दी थी, शीतल ने, ठीक है। एक्चुअल में जो खर्चा हुआ वो हुआ है 7,500 रुपये का, मतलब 500 रुपये बच गए। और देखिए क्या लिखा हुआ है, वर पेड बाय समिता अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ शीतल। कल ही मैंने आपको इसकी एंट्री बताई है। पहले तो रुद्र ये बताइए एंट्री कितने अमाउंट से होगी, 8,000 से या 7,500 से? हेलो 7,500 से। अच्छा उमेश क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए इसकी? कल ही बताया था, बॉर्न बाय अपॉन में पेड बाय, बस ये ध्यान। अच्छा बॉर्न बाय कौन है यहाँ पे उमेश, ये बताओ सर? शीतल। और पेड बाय कौन है? समिता। पेड बाय सर? समिता नाम है इसका। तो जनरल एंट्री मैंने आपको क्या बताई कैसे होती है इस चैप्टर में, बॉर्न बाय डेबिट टू पेड बाय। तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए इसकी? हाँ शीतल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू समिता और अमाउंट आएगा 7,500 रुपये। अब देखिए छठे केस में, सौम्या अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ रिम्यूनरेशन ऑफ 11,000 रुपये। सौम्या एक पार्टनर है, वो कह रही है मुझे 11,000 रुपये की सैलरी दे दो, मैं सब कुछ कर दूँगी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह सब कुछ। सौम्या टुक ओवर द स्टॉक ऑफ द सेम वैल्यू एज हर रिम्यूनरेशन। तो जितने रुपए की बात हुई 11,000 रुपये में, कि 11,000 की सैलरी दे दो, मैं उसमें अपना काम धाम सब कर लूँगी, और वो सेम अमाउंट का स्टॉक लेके चली गई। द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक हमने ट्रांसफ़र कर रखा था, वो ले गई एज अ रियलाइजेशन एक्सपेंस कि मैं करा दूँगी, मेरी सैलरी है ये।
इसकी क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? उमेश, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए इसकी? लगाओ दिमाग जरा। रुद्र, क्या होनी चाहिए? किसकी सर? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर रियलाइजेशन डेबिट टू सौम्या कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सौम्या। आप बताइए। रुद्र आप बताइए क्या है? इसकी जो लास्ट पॉइंट है। हाँ तो यही तो कर रहे हैं, छठा और कौन सा कर रहे हैं? तुम तो कल बताओगे, रहने दो। देखो सौम्या डेबिट टू। इसकी एंट्री लिखी हुई है, देखो छठे में कह रहा है कौन सा केस कर रहे हैं हम? केस कर रहे हैं 6, छठा केस कर रहे हैं, ठीक है। छठा कहाँ लिखा हुआ है छठा? या तो हम ये दोनों एंट्री कर सकते हैं या इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी, ठीक है। या तो कोई एंट्री ही नहीं होगी या ये दोनों कर सकते हैं, दोनों में से जो भी करो वो ठीक है। क्यों है इसमें ऐसा, कोई एंट्री क्यों नहीं होगी? सौम्या कह रही है मुझे 11,000 रुपये दे दीजिए, मेरी सैलरी, मैं करा दूंगी सब कुछ। तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, और वो हमारा एसेट ले गई। अभी क्या समझाया मैंने आपको कि जब भी हमारी कोई एसेट हमारी लाइबिलिटी से सेटल हो रही होती है तो कोई जनरल एंट्री पास आउट नहीं करते, वो स्टॉक ले गई। भाई हमें उसे 11,000 रुपये देने थे तो फर्म के ऊपर लाइबिलिटी थी ना, फर्म के ऊपर लाइबिलिटी थी कि 11,000 रुपये पे करने हैं, तो वो स्टॉक ले गई, तो एसेट सेटल हो गया हमारी लाइबिलिटी से। तो या तो एंट्री मत करो, और अगर करनी है तो 2 एंट्रियाँ करनी पड़ेगी। कौन सी? पहला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सौम्या कैपिटल अकाउंट, 11,000 रुपये जो उसकी सैलरी ड्यू है, और फिर सौम्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जो वो स्टॉक लेकर जा रही है। तो देखो रियलाइजेशन डेबिट भी हुआ 11,000 से, रियलाइजेशन क्रेडिट भी हुआ, तो ये इससे ये कट जाएगा 0। सौम्या क्रेडिट भी हुई, सौम्या डेबिट भी हुई, तो ये भी 0 हो गया। तो या तो एंट्री ना करो या ये दोनों कर सकते हो। तो भाई जब भी कोई एसेट, ये सब देखो क्रेडिटर के हैं, सब क्रेडिटर के, तो ये जो है मैंने तो करा दिए। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, ये आप करेंगे। अब हम जो है जनरल एंट्री का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं करने वाले हैं। अब हम जो है केवल लेजर किस तरीके से बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, वो जो है हम समझेंगे कैसे रियलाइजेशन बनेगा, कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, और किस तरीके से बैंक अकाउंट जो है बनता है।